21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल और उसको भाग दिया जा रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ये कुछ और नहीं HCF है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक है ना। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्व मतलब ये होता है कि जो इन दोनों में हो, गुणनखंड हो, 25 का भी गुणनखंड हो और 30 का भी गुणनखंड हो, और सबसे बड़ा, और यही चीज होता है महत्तम समापवर्तक का परिभाषा। तो अब इन दोनों का HCF क्या होगा आप कैलकुलेट कर लो, हम इसको लिख देते हैं 5 होगा। 5 से इसमें भाग लग रहा है, इससे भाग लग रहा है, और इससे बड़े किसी और संख्या से दोनों में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 25। और यहां लिखा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणज। 7 का गुणज क्या है ये देख लेते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 और ऐसे जाते रहेगा। लेकिन कहाँ तक 21 और 49 के बीच, तो जब 21 और 49 के बीच लिखा गया तो 21 को छोड़ देना है और 49 को भी छोड़ देना है। ये 3 नंबर है। इन तीनों का योगफल कितना होगा, योगफल ना, तो इन तीनों का योगफल, तो इन तीनों का योगफल होगा 35 गुना 3 105, 30 या 90, 5 या 15, 105। क्यों? ये जो 42 है 35 से 7 आगे है और 28 35 से 7 कम है, तो औसत हो जाएगा 35, और 3 संख्या है तो गुना कर दिए 3 से, तो आ गया तीनों का योगफल। आप चाहे तो आप तीनों को जोड़ करके योगफल लिख सकते हैं, वो 105 होगा, और उसको भाग देना है इस 5 से, तो 105 भागा 5 और ये हो गया 21। तो आपका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ये सवाल है, यदि 2352, ये एक नंबर है 2352, इसको इस तरह से गुणनखंड करके लिख दिया है 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y गुना 7 पर पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड, जो पावर है ये तीनों, इस पावर का योगफल क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अच्छा, गुणनखंड में इस हिसाब से जिस तरह से इसने किया है, तो 2, 3 और 7, इसके अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड में नहीं आने चाहिए। करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो 2352, अच्छा 52 देख करके एक चीज तो है कि इसमें 4 से भाग लग रहा है, तो हम 4 से भाग लगा देते हैं। 5 चौके 20, 3 35, 8 चौके 32, 3 2 32, 8 चौके 32। अच्छा, यहाँ अभी भी 2 से भाग लगेगा, 2 से नहीं 4 से भी लग जाएगा, क्योंकि 88 में 4 से लग जाता है, तो 4 से भाग लगा देते हैं। वैसे 88 में 8 से भी भाग लगता है, लेकिन उससे ये गारंटी नहीं मिल रहा है कि तीनों संख्या, ये जो पूरा संख्या उसमें 8 से भाग लगेगा, क्योंकि 8 से भाग लगने का नियम क्या है कि जो पहला 3 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस 3 अंक से जो संख्या मतलब उसमें 8 से भाग लगने चाहिए। तब तो कंप्लीट, यहाँ पर तो 3 अंक का ही संख्या है, तो पूरा भाग देख कर कहीं चेक करना होगा। 4 से लग रहा है, क्योंकि 4 के लिए 2 अंक को देखना होता है, और 88 में लग रहा है भाग, तो भाग लग जाएगा। 14 चौका 56, 2 7 चौका 28। अब 2 से भाग नहीं लगा, मतलब 8 से भी भाग नहीं लगता। अब इसमें 3 से भाग लगेगा, 7 4 11 1 12, बिल्कुल 3 से लगेगा, और 9 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तीनों को जोड़ करके 9 जो संख्या बना 12 हो, उसमें 9 से भाग नहीं लग रहा है, तो 3 से लगेगा। 4 तिया 12, 2 9 तिया 27, और ये 7 और 7 इस तरह से हो गया। तो ये 4 गुना 4 है ना, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 7 गुना 7, ये 4 चौका 16, और 16 को लिखने का ये तरीका होगा 2 पर पावर 4, यहाँ 2 पर 2, 2 पर 2, तो 2 पर 4 हो, इसे भी कर सकते हैं। 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 2 हो गया ये। तो अब पावर कितना हो गया, 4 1 5 और 2 7, इसी पावर का योग उसने पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड उसने पूछा है।
तो ये आंसर निकल के आ गया 7। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मौसौ महत्तम समापवर्तक तथा लौसौ लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या है, तो प्रथम 3 की बात अगर की जाए तो 2 4 6, इसी का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा वो। तो आसानी से आप लिख सकते हैं इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो 2 हो जाएगा, और लघुत्तम क्या होगा, तो 4 और 6 है, तो 4 और 6 का लघुत्तम 12 होगा। 2 से भी करेंगे तब भी 12 में 2 से भी भाग लग जाता है, इस तरह से 12 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 4 6, 2 से भाग लेगा 1 2 3, अब नहीं लगेगा, 2 दूना 4 तिया 12 गुना 1 12 हो गया। और मौसम निकालने का तरीका जो है वो है, अन्यथा आप ये कर सकते हैं 1 और 2 2 के लिए, 1 2 4 4 के लिए, और 1 2 3 6 6 के लिए। तो जो सबसे बड़ा कॉमन है वो 2 2 और 2 तीनों में है, तो इस तरह से महत्तम समापवर्तक 2 हो गया। इतना देर जाने का सवाल है नहीं, ये फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने लिख दिया वैसे ही आप लोग भी लिख सकते हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, और इस तरह से यहाँ प्रॉब्लम बहुत पहले सॉल्व हो गया था। अगला सवाल है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या कितना है। हम लोग देख लेते हैं इसे, नीम के बाद है अशोक, और अशोक के बाद एक और है यूकेलिप्टस। तो अच्छा मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं, या कुछ और मान ले, कोई नंबर मान ले, एक नंबर मान लेते हैं, बढ़िया है। 6वां भाग है ना, 6वां भाग तो 6 मान लेते हैं, पूरा वृक्ष मान लेते हैं कि टोटल वृक्ष की संख्या 6। तो नीम कितना है, तो 6वां भाग, तो 6 में 6वां भाग करेंगे तो 1 होगा, है ना, 1/6 से गुना करेंगे तो 1 होगा नीम। अशोक आधा है, 6 का आधा 3 है ना, आधे वृक्ष अशोक के हैं तो 3, और बाकी यूकेलिप्टस कितना हो जाएगा, तो 2 3 1 4 2 6। लेकिन नीम एक्चुअल में कितना है, तो 5 है। तो जब 1 नीम है तब यूकेलिप्टस 2 होने चाहिए, तो जब नीम 5 है तो यूकेलिप्टस कितना 10 होने चाहिए, है ना। जितना नीम है उसका 2 गुना यूकेलिप्टस है, तो 5 दूना 10। तो यूकेलिप्टस का पूछ रहा है बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो इसका आंसर निकल गया 10। आप इसको x लिख करके भी कर सकते हैं, ऐसे माना कि टोटल वृक्ष की संख्या x, तो x/6 हो गया नीम, है ना, 6वां भाग नीम, प्लस अशोक आधा x/2, और बाकी यूकेलिप्टस, तो बाकी कितना होता है इनको जोड़ लेते हैं, तो x/6 प्लस x/2, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3x प्लस कितना, जैसे 6 से भाग लेंगे तो 1x होगा ना, x 1x प्लस 3x बराबर 4x/6। इसको भाग दे करके देख लेते हैं, तो 2x/3, तो ये हो गया 2x/3 क्या, नीम का वृक्ष प्लस अशोक का वृक्ष, और टोटल जो है x उसमें से अगर माइनस कर लेंगे तो यूकेलिप्टस का निकल के आ जाएगा। तो यूकेलिप्टस कितना हो जाएगा, तो एलसीएम एक बार फिर से लेंगे तो 3x माइनस 2x, तो ये हो गया x/3। x 1/3 जितना है टोटल वृक्ष उसका तीसरा भाग यूकेलिप्टस है। अब नीम कितना है, x/6 जो माने उसके मुताबिक, और x/6 बराबर 5, नीम के वृक्षों की संख्या की दिया हुआ है 5, तो x/6 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 5, ये 6 से गुना हो जाएगा तो 30। तो टोटल वृक्ष की संख्या बगीचा में 30 हो गया। अब यहाँ से यूकेलिप्टस का यहाँ हमने माइनस करके निकाला है, यूकेलिप्टस कितना हो गया, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर 30 टोटल वृक्ष है
उसमें से छठा भाग मतलब x बटा 6 मतलब कितना 5। अच्छा 5 तो वही हुआ। अच्छा आधा उसका आधा ये है अशोक, तो 30 का आधा 15, तो 15 अशोक 5 नीम, तो 15 5 20, और जो बाकी 10 है वो यूकेलिप्टस है। तो इस तरह से तो ये सवाल इधर सॉल्व हो चुका था और x लिख करके उधर सॉल्व हो गया। कोई और तीसरे तरीके से? ये दो तरीका बहुत है, आपका पहला तरीका ही सबसे आसान तरीका है। x के झंझट में इस क्वेश्चन में जाना भी नहीं चाहिए ऐसे जब हो रहा है तो। अगला सवाल देखते हैं। 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है? चतुर्थांश का मतलब ये होता है जो समकोण होता है उसी को चतुर्थांश भी कहा जाता है। ये एक सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का जो ये जो एक चौथा भाग है 1/4 इसी को चतुर्थांश कहा जाता है। ये दूसरा हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक पूरा एक जो होता है उसमें 4 भाग होता है, चारों भाग को एक एक चतुर्थांश कहा जाता है। तो ये पूरा 18 है, 18 में 4 तो 72, और इधर ये जो है 3/4, 3/4 का मतलब 3 चतुर्थांश, एक 1/4, 2 2/4, 3 3/4, तो 3 चतुर्थांश ये और 72 ये, 72 3 75 चतुर्थांश इसमें है पूरा। इसी को क्वेश्चन को एक दूसरे भाषा में भी लिखा जाता है कि कितने समकोण है, तो 75 समकोण है। या एक क्वेश्चन और इसी तरीके से बनता है कि ऐसे लिख देता है कि 18 समकोण और 3/4 समकोण में कितने डिग्री होंगे, तो 75 गुना 90 कर देने पर वो डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आ चुका है पहले ही 75। सही उत्तर क्या होगा? बस दशमलव को मैनेज करना है, जोड़ है, कुछ और तो है नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में लिख लेते हैं, हम लोग को जैसे लिखने का आदत है। तो 44 पॉइंट आगे कोई नहीं है, और ये 44 पॉइंट एक 4 है आगे में, इसका 4.04 है, इसका 4.44 है, और इसका 4 पॉइंट, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप नंबर मैच कराने के लिए 0 डाल दो, अन्यथा देना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 4 4 8, 4 4 8, और ये 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 0 2 4 4 8 2 10 1 4 1 5, 500.88, 500.88 कहने पर लोग जोड़ देता है, 88 लोग नहीं बोलता है, तो हम भी वही बोल लेते हैं जैसा लोग कहता है चूंकि। ओके, अगला सवाल देखते हैं। राधा ने 20 किलोमीटर की दूरी रिक्शा, बस तथा मेट्रो से तय की। बस से तय की गई दूरी 5 किलोमीटर, मेट्रो से तय की गई दूरी 13 किलोमीटर और 673 मीटर, रिक्शे से तय की गई दूरी कितना होगा? तो 13 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, 18 किलोमीटर 673 मीटर ये हो गया किससे? बस और मेट्रो से। अब रिक्शा से कितना चला वो 20 में, तो 18 1 19, लेकिन 19 यहां से जुड़ जाएगा। आप ये मीटर में आप देखो कितना है 673, तो 1000 माइनस 673 अगर करें, यहां आ गया। अब 1000 होगा, 3 में से 7, ये 2 और इधर 3 ना, 327 मीटर। तो 327 मीटर अगर और चलेगा तो 19 किलोमीटर पहुंच जाएगा, फिर 1 किलोमीटर और, तो 1 किलोमीटर 327 मीटर इतना दूरी बचा हुआ है, वो दूरी वो रिक्शे से तय करेगा। तो 1 किलोमीटर 327 मीटर कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ है, यहाँ 327 ना, बिल्कुल 327। अब ये सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 16 है। एक संख्या हटाने के बाद बची संख्याओं का औसत 17 हो जाता है। हटाई गई संख्या है, 5 संख्या है और औसत 16 है, तो 16 85, सभी संख्याओं का टोटल वैल्यू टोटल मिला के 80 होगा। अब है एक संख्या हटाने के बाद, तो 4 संख्या बच जाएगा और औसत 17 हो जाता है, तो 17 गुना 4।
अब जो 4 संख्या उसका टोटल वैल्यू 68 होगा। तो जो संख्या हटाया गया उसका वैल्यू कितना है, तो 12। तो ये आंसर निकल के आ गया। यदि 3 कुर्सियों तथा एक मेज का मूल्य 900 रुपये है, जबकि 5 कुर्सियों तथा 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये है, तो एक कुर्सी एक मेज का मूल्य कितना होगा। मान लेते हैं एक कुर्सी का मूल्य x रुपये और मेज का मूल्य y रुपये। तो अब यहां से जो कंडीशन है कि 5 कुर्सी 3 मेज, हम इसको पहले लिख रहे हैं, उसको ऊपर उसके बाद लिखेंगे किसी पर्पज से, कोई पर्पज नहीं है, एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा इसके लिए, और उतना हम पहले बोल लिए। तो 5 कुर्सी 3 मेज, तो एक कुर्सी का कीमत x रुपया है, तो 5 कुर्सी का मतलब अगर एक कुर्सी का कीमत 100 रुपये हो तो 5 कुर्सी का कीमत 5 गुना 100 500, तो 5 गुना x, 5x अलजेब्रा में जो होता है ऐसे लिख दिया जाता है। और फिर 3 मेज, तो 3y, एक मेज का कीमत y रुपये, और टोटल मिला के कितना कीमत पड़ रहा है 2100 रुपये, तो मिला के हो गया 2100 रुपये। अब 3 कुर्सी और एक मेज एक दूसरी तरह से करेंगे, अगर 3 कुर्सी खरीदा जाए और एक मेज खरीदा जाए तो 900 रुपये लगेगा। तो 3 कुर्सी का कीमत 3x और एक मेज का कीमत y रुपये, और टोटल 900 रुपये लगेगा। अब यहाँ घटाव कर लेते हैं, तो 5x में से 3x घटेगा तो 2x, 3y में से y घटेगा, है ना, घटाओ, ये चिन्ह अब नीचे में जो चिन्ह लिखा गया उसका वैल्यू हो गया, घटाओ हो रहा है तो प्लस y 2y, और ये 2100 में से 900 घटेगा तो 1200, और अब 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1200, और 2 से ये भाग लग जाएगा उस साइड, तो x प्लस वाई बराबर 1200/2 600। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी का मूल्य है x रुपये, एक मेज का मूल्य है y रुपये, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई रुपये हो जाएगा, और x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ मिल रहा है, तो x का वैल्यू नहीं x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये सवाल है, 2 संख्याओं का योग 10 है तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है, संख्याएं ज्ञात करो। हम लोग ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। संख्या का योग 10 होना चाहिए, 8 2 10 है, और इनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 होने चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब जैसे 2 एक संख्या है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/2, और दूसरा संख्या 8 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/8। करके देखते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 8 4 1 5 5 4 9/8, एक सेकंड 5 का है होगा, 4 से भाग लेगा 1 होगा, 6/8 होगा, ये हो गया 6/8। 6/8 5/12 तो नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन सेकंड कंडीशन पर फेल कर गया। फर्स्ट कंडीशन पर ये 7 10 ये भी पास कर रहा है, सेकंड पर क्या है 1/3 प्लस 1/7 मिला करके 5/12 होने चाहिए। यहाँ तो एलसीएम ही 12 नहीं हुआ, एलसीएम 21 हो गया, तो ये भी नहीं काम करेगा। क्या आगे कर सकता है, क्या चांस है क्या कि कट करके 12 बन जाए। तो 12 का चूंकि मल्टीपल ये नहीं है, 12 का गुणज नहीं है ये, तो कट के 12 बनने का भी चांस नहीं है, तो चांस इसका है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा 7 + 3 10/21, तो ये हो गया। इसको देख लेते हैं, 6 4 10, 1/4 + 1/6, तो आप एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ 3 + 2 5/12, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये आंसर हो गया। ये 9 1 10 हुआ, ये नहीं करेगा, 1/1 + 1/9, तो एलसीएम 9 होगा, ये 9 + 1 10/9, तो ये भी नहीं है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने x का इस्तेमाल नहीं किया, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब तक कि जरूरी ना हो तो खामखा यूं ही x का इस्तेमाल करना उतना भी सही नहीं है।
फिर भी करके देखते हैं सीखने के लिए, क्या दिक्कत है। तो दो संख्याओं का योग 10 है, तो x प्लस वाई, एक संख्या x दूसरा संख्या y, x प्लस वाई बराबर 10, इनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस 1/y बराबर 5/12। अब यहां अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई होगा एलसीएम में, और ऊपर में x प्लस वाई, y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स बटा एक्स वाई बराबर 5/12। अब x प्लस वाई का वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, ये 10 हो जाएगा। x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स दोनों सेम बात होता है, ऐसे x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स। ये क्रम विनिमय नियम कहते हैं हम लोग, गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम, कि क्रम को उल्टा किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इसका वैल्यू जैसे ही 10 रखेंगे तो 10 बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नहीं, मल्टीप्लीकेशन में है, एक्स वाई बराबर 5/12। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा तो ऊपर में, ये 12 नीचे में तो ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 12/5, तो एक्स वाई 5 दूना 10, 12 दूना 24। तो अब संख्या जोड़ के 10 होने चाहिए और गुना करके 24 होने चाहिए। अब एक बार फिर से इतना करने के बाद हम लोग ऑप्शन पर आ सकते हैं कि कौन सा संख्या इन दोनों में कि गुना करके 24 हो रहा है, तो केवल यही वाला है जो गुना करके 24 हो रहा है, 6 को 24, कोई और इस तरह से नहीं हो रहा है। तो एक्स वाई का इस्तेमाल करना भी उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, खास करके इतना यहां तक आने के बाद जब हम लोग इस पर आ जाते हैं। नहीं कोई कहे कि नहीं थोड़ा और आगे बढ़े, एक्स का ही वैल्यू फाइंड करें उस तरह से जैसे बाकी जगह करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो भी करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां जगह बनाने के लिए, आप जगह ज्यादा अधिक चाहिए। तो इसको मिटा करके यहाँ पर हम लोग इस कैलकुलेशन को, बहुत नहीं चाहिए उतना, ये हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर आप लोग अलजेब्रा जानते हैं करने के लिए। थोड़ा बहुत तो इतना किए, इतना निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं, तो करके देखते हैं कैसे होता है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है ना। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये आपको करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इस साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये यहाँ माइनस 2xy, यहाँ प्लस 2xy है, तो इसी को मैनेज करने के लिए माइनस 4xy अलग से दिया गया ताकि बैलेंस बना रहे। तो अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया है 24 चौको 96, तो माइनस 96। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 96 माइनस 6 4 है ना, 96 माइनस 6 4। तो x माइनस वाई स्क्वायर है तो इससे स्क्वायर रूट आता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। माइनस 2 भी होता है, हम लोग केवल प्लस 2 लेते हैं, उसी से हम लोगों का ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10। अब इस दोनों कंडीशन को जोड़ देते हैं, तो x 2x हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 10 2 12, x बराबर 6, 12 को 2 से भाग लग जाएगा, और फिर x का वैल्यू 6 रख देंगे कहीं पर, यहाँ रख देते हैं, तो y का वैल्यू निकल के आएगा 10 माइनस 6, तो 4। एक संख्या 6 दूसरा संख्या 4 निकल के आ गया। अच्छा, अगर यहाँ अगर माइनस 2 रखते तब वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो रखा जा सकता था। x माइनस वाई बराबर -2 और x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए अभी प्लस करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर -2 हो जाएगा तो 8, तो यहाँ से x बराबर निकल के 8/2 4। तो अब x का वैल्यू 4 आया, पिछली बार x का वैल्यू 6 आया था, इस बार x का वैल्यू 4 आ गया, और इसमें रख देते हैं 4x के जगह पर, तो है ना क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 है, x बराबर 4 तो y बराबर 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 तो 6,
तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, तो 6 और 4 ये दोनों संख्याएं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा और जितना लंबा हो सके खींचने का कोशिश किए और दूसरे तीसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से यहाँ ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा कि जो स्क्वायर रूट है वो +2, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4 है, तो x माइनस वाई, तो +-2 लेकर के यहाँ से सॉल्व किए तो वैल्यू x और y का चेंज हो रहा है। पहले x का 6 आया, फिर y का 4, यहाँ x का 4 आया, y का 6 आया। तो इस तरह से बाकी 4 और 6 यही आंसर है इसका आना। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हो गया।